स्टार्ट करें पढ़ना, तो हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें हम सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जिसका सब रेजिस्टेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका फर्स्ट सेल्स इन सीरीज। बस देखते हैं हम सेल्स इन सीरीज, जब सेल्स को हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है आपका। तो सुनो, वैसे ही लगाना है, मतलब मैंने क्या किया कि इस तरह से सेल ले लिए, ठीक है। हर सेल में मैंने आपको बताया था कि आइडियल सेल हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन अगर आइडियल रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इस तरह से लेके चलते हैं चीजों को, कि हर सेल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है, ठीक है। और ऐसे मैं लेके चलता हूँ, ऐसे करते जाओ, और जहाँ तक तुम्हारा मन हो, जहाँ तक तुम तृप्त ना होते ऐसे क्लिक करते जाओ। मैंने नीचे एक लोड लगा के, ये लोड लगाना जरूरी है, वरना इसका नेट जाएगा कहाँ पे। बाकी तो जो छोटे छोटे वो तो रेजिस्टेंस इंटरनल है। तो मान लो इसकी वैल्यू है आपकी E1 है, इसकी वैल्यू, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू E2, सॉरी R2, इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू E2 ले लो, इसकी वैल्यू R2 ले लो, R3 ले लो, इसकी वैल्यू E4, इसकी वैल्यू R4, ऐसे En पे जाएगा, और आपकी R की वैल्यू Rn हो गई। मैंने एक लोड लगा दिया ऊपर आर दोस्ती करने के लिए। तो क्या मैं इस सर्किट को जब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, इस सर्किट को जब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आपको कि भाई एक बैटरी लग चाहिए मुझे बस यहाँ पे, और आपका एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, और नीचे जो लोड है वो बस ये देखो, ये वाली चीज मैंने जानबूझ के लगाई सिर्फ सर्किट पूरा करने के लिए। बाकी ये चीज है नहीं है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इससे कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, मुझे एक इक्विवेलेंट बैटरी यहाँ पे लगानी है, और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। बिना दिमाग लगाए एक बात पे आप क्या पूछते हो सर, रेजिस्टेंस तो क्या है, ये सारे रेजिस्टेंस आपको, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस किसमें दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं। तो आपका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस आर एन प्लस, तो सारे रेजिस्टेंस किसको दिख रहे हैं आपके सीरीज में। अगर मैं बात करूँ बैटरी के बारे में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी के बारे में, बैटरी भी तुम एक बात तो ध्यान दो कि सब बैटरी देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस, तो सब एक तरह से क्या कर रही है, ऐड कर रही है। तो आप ई इक्विवेलेंट में लिखना चाहते हो तो क्या लिख पाओगे, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सिंपल आप लिख पाओगे E1 प्लस E2, और ऐसे जाके आप En तक लिख पाओगे। बस इसमें सबसे खास ध्यान क्या क्या देना है कि पोलैरिटी के साथ आपको रखना है, पोलैरिटी के साथ। पोलैरिटी के साथ मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, सिंपल सा मतलब है, पोलैरिटी के साथ में इतना, पोलैरिटी का मतलब हो जाएगा मेरा इतना कि भाई मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका इस तरह से है कि भाई, एक सेकंड, मान लीजिए आपका इस तरह से है कि भाई एक बैटरी ऐसे है, एक बैटरी ऐसे, और एक बैटरी आपकी ऐसे है। तो यहाँ पर अगर मान लो E1 ऐसे है, E2 ऐसे है, E3 ऐसे है, और तो फिर भाई साइन वाइन से मतलब नहीं, मैं मतलब ई इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर आप इन लोगों को सेम मानते हो तो E1 प्लस E2 माइनस E3 लिखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, देख रहे हो पोलैरिटी चेंज हो गई है ना। तो आपकी तीसरी वाली बैटरी उसकी पोलैरिटी क्या है, अलग है, तो आपको उसको माइनस करना होगा, तब आप उसको नेट इक्विवेलेंट रखना, बस पोलैरिटी के साथ में आपको साइन लेना पड़ेगा, बाकी इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आप सुनो, इसमें जो केस बनते हैं अक्सर, जिसके सवाल भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ रहा है, इफ इफ हो गया, हाँ, सवाल होते हैं इफ, नोट की तरफ देखते हैं इसको, इफ ऑल ई एम एफ आर सेम, मतलब E1 E2 E3 की वैल्यू क्या है, सबकी बराबर है, ठीक है। इफ ऑल ई एम एफ आर सेम एंड हैव सेम polarity and same इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल, मतलब इक्वल सेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको फिर हम बाद में देखते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लौट के आना चाहता हूँ पहली वाली चीज पे, कि भाई अगर मान लो इस सवाल में आपसे पूछते हैं, इस सवाल में पूछते करंट कितना होगा, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट तो आप यहाँ से निकालोगे ना, करंट क्या हो जाएगा आपका ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय, तो वो करंट तो इसमें से पास करना है, तो यहाँ पे आर तो आएगा ही, और ये सबके सब तो सीरीज में लगे हैं, तो यहाँ पे आर प्लस आर इक्वलेंट आ जाएगा, ठीक है। आर प्लस आर इक्वलेंट आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ कहने वाली बात नहीं। मतलब लिखना चाहता हूँ अगर उसको मैं क्या लिखूंगा, E1 प्लस E2 प्लस ऐसे लेके जाऊंगा, डिवाइडेड बाय आर, आर प्लस R1 प्लस R2 सब लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सवाल जो नोट पॉइंट आपके सवाल आते हैं जनरली वो यहाँ से आते हैं कि ऑल द EMF आर सेम, मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू ऐसे ऐसे, सेम पोलैरिटी है, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐसे है एक ऐसे है, सब सेम मान लोगे। एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है। तो उस केस में आपका जब E इक्वल निकालना होगा, E इक्वल निकालना होगा, तो आप सिंपल क्या दोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 कितने बार, n बार, तो आप उसको दोगे n E लिख दोगे,
अगर आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो क्या बोलोगे, सब बराबर है तो वो भी क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट चीज की करंट कितना हो जाएगा, तो करंट क्या होता है, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आपका आर इक्विवेलेंट प्लस आर, वो कितना हो जाएगा आपका एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एन आर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, सवाल इस पे आ जाते हैं कभी कभी। आई होप कि छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, तो अब नोट पॉइंट में अगर हम सेकंड पॉइंट देखना चाहते हैं, नोट पॉइंट का आपका सेकंड पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, इस पे सवाल आते हैं कई बार, बच्चे को गलती हो जाते हैं। इफ आउट ऑफ एन cells, if out of n cells, polarity of n cells are reversed। बहुत बेहतरीन चीज है, मैं आपको नोट पॉइंट समझा रहा हूँ, ये सवाल आया था आपके एग्जाम में, बच्चे बहुत गलत हो जाए थे इसको। ठीक है, मैंने बोला कि अगर आपके एन सेल्स में से जो उनकी पहले सेम पोलैरिटी हुआ करती थी, अगर उनमें मैंने एम सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए इस तरह से पहले पोलैरिटी हुआ करती थी, मैंने इंटरनेशनल नहीं बनाया, इस तरह से उस टाइम पे अगर ये E1 और सबकी मैंने E1 E2 की वैल्यू मेरे बराबर है, ये मेरी सबकी वैल्यू क्या है, आपकी बराबर है, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं, ये तो इसमें इस टाइम ई इक्वल जब निकालते और ये एन टाइम्स होता तो आप उसको सिंपल एन ई बोलते। पर मैंने अब क्या किया, इनमें से मान लो मैंने किसी दो का रिवर्स कर दिया पोलैरिटी। एग्जाम्पल के लिए 4 है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, सॉरी 5 है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इक्वल हो। और मैं क्या करता हूँ, किसी भी दो की पोलैरिटी मैंने उल्टी कर दी, मान लो तुम बीच में से किसी को उठा सकते हो, कहीं भी उठा सकते हो, इसकी मैंने उल्टी कर दी, उसकी मैंने उल्टी कर दी, उस टाइम पे इक्वल क्या निकल के आएगा, तो तुम साफ साफ बोल पाओगे सर ई ई ई ई ई। लेकिन क्योंकि ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, क्या ये खा जाएंगे, बचेगा क्या, सिंपल इक्वल ई ही बचेगा, क्योंकि आपको जोड़ना है विद पोलैरिटी, अगर उल्टी होती तो आप माइनस कर देते हो ना उसको, ये हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा सर ये 5e से ई कैसे आया होगा, तुम दिमाग लगाओगे तो तुम क्या बोलोगे, सर देखो मैं इसको 5e ही लिख देता हूँ, जो पहले हुआ करता था मैंने वो लिख दिया। अब मैंने जैसे ही दो को उल्टा कर दिया, जैसे ही मैंने दो को उल्टा कर दिया, तो पहली बात, पहले 5 सीधे हुआ करते थे, अब पहले 5 सीधे हुआ करते थे, तो जितने उल्टे हुए पहले तो उन 5 सीधे 5 में से उन दो को निकाल दो। ठीक है, मैंने बोला कि पहले 5 हुआ करते थे, मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, जो दो उल्टे किए ना उनको हटा के देखता हूँ कितने बचे, 3 बचे ना, मैंने कैसे किया होगा, जितने उल्टे किए पहले उनको हटा दो, खत्म, हटा दिया। अब उनको लगा दो वापस, लेकिन उल्टी पोलैरिटी करके। मैंने बोला जो उनको आपने उल्टा किया उनके बिना देखो, इनको आपने उल्टा किया है उनके बिना देखो सवाल, तो आपको उसके बिना सवाल ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन जो आपने नए चेंज किए उनका, ठीक है, ये हो गया, इतने बचे। अब तुमने क्या किया, दो बैटरी और नई लगा दी, पर वो उल्टी पोलैरिटी के साथ, ये ई इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 3, मतलब इन तीन की क्या थी, 3e थी। ठीक है, वो तो दिख भी रहा है। मैंने फिर दो क्या लगा दिया, उसको उल्टे लगा दिया, अगर दो उल्टे लगा दिए तो उसमें मुझे 2e माइनस करना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा e। मतलब मैंने क्या किया होगा, मैंने ये किया होगा, जितने पहले थे उसमें से क्या किया, जिनको रिवर्स किया वो तो पहले हटा दिए, ताकि जो मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको रखूँ मैं। उसके बाद क्योंकि मैंने वापस लगाया है उनको, लेकिन उल्टी पोलैरिटी करके, तो उनको मुझे वापस भी माइनस तो करना पड़ेगा। इससे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5e-4e इस 5e-4e को मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा, 4e ना लिख के, ठीक है, 4e ना लिख, मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूंगा कि मैं इसको 2 लिख देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो सोचो पहले कितने सेल थे, पहले n सेल हुआ करते थे, कितने सेल्स को आपने उल्टा कर दिया, और आपने m सेल्स को उल्टा कर दिया। अब ऊपर देखो, इफ आउट ऑफ n सेल्स पोलैरिटी ऑफ m सेल्स आर रिवर्स, मतलब n सेल में से जब आपने m सेल को रिवर्स कर दिया तो आपके पास क्या आंसर बचा, 5 माइनस 2 इंटू 2, मतलब इसको मैं एन ई माइनस 2 टाइम्स जितनों की रिवर्स किए हैं उतनों को पोलैरिटी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला लिखना है आपको कि मैंने क्या किया, अगर मैंने आपका इस तरह से आपके एन सेल्स हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी पोलैरिटी क्या होगा, नेट क्या होगा आपको, वो एन ई होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इफ एम आर रिवर्स्ड, इफ एन आर रिवर्स, तो उस टाइम पे आपका ई इक्वल क्या जाएगा, पहले वाला एन ई था माइनस, इसी हिसाब से आपने क्या किया, जितनों को रिवर्स किया उसको ट्वाइस
और इस तरह से, मतलब फाइनल आंसर आपके इक्वल क्या जाएगा n माइनस टू एम इंटू एम। काफी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब n माइनस एम इंटू ई मार के आए थे। उन्होंने बस ये सोच लिया जितनों को उल्टा कर दिया तो मैं इसको, मेरे प्यारे बच्चों जितनों को उल्टा किया है उनको एक बार हटा के उल्टा किया होगा ना, तो हटाने के बाद उनको पहले हटाया जाएगा फिर उनके बाद उल्टा मार के लगाया जाएगा। तो इस तरह कुछ एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप कि सारी चीज आपको समझ में। मान लो इस सवाल में आपसे करंट पूछा जाता है, तो करंट क्या होता है, ई करंट डिवाइड बाय आर प्लस आर इक्वलेंट होता है, ठीक है इंटरनेशनल। तो ये तो बहुत सिंपल सा ई इक्वल हो जाएगा आपका एन माइनस टू एम ए अपॉन यहाँ पे बाकी चीज आर प्लस एन आर। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात भी याद रखना। रेजिस्टेंस तुम रिवर्स करते हो तो रिवर्स करने से रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो पोलैरिटी होती है वो तो करंट पे डिपेंड करती है। करंट की वैल्यू अगर सेम है, करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपका ई इक्विवेलेंट तो ये बन जाएगा, लेकिन आर इक्विवेलेंट अभी भी क्या रहेगा, वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ही रहेगा, यानी उसकी वैल्यू एन आर ही रहेगी अगर सबकी वैल्यू बराबर है। तो आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। सवाल करने की कोशिश करते हैं, सवाल को हम दो तरीके से करेंगे, एक केवीएल से करेंगे और एक अभी जो चीज पड़ी है उससे करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया आपका कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपका, और इस तरह से एक बैटरी दे रखी है, मैंने फिर एक और बैटरी बना दी, इसके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ से मैंने क्या किया आपका एक 9 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। एक 9 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। ये आपको दे रखा है 1 ओम, ये आपको दे रखा है 8 वोल्ट, और ये आपको दे रखा है 12 वोल्ट, और ये आपको दे रखा है 2 ओम। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों की पोलैरिटी क्या है, उल्टी है। तो आपका जो ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, ये तो करंट ऐसे फ्लो करवाना है, बड़ा माइनस छोटा करा करो। ठीक है, ये कैसे कर जाता है, ये ऐसा चाहते हैं यहाँ प्लस है माइनस, तो हम क्या करेंगे 12 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट यानी 4 वोल्ट हो जाएगा। जब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर वन ये आर टू मान लो, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 ओम। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ, अगर करंट निकालना चाहता हूँ, सवाल में करंट ही पूछा गया तो कुछ नहीं, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा सर, ये वाला इस तरह से फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, जो बड़ी बैटरी है उसकी ताकत होगी ना, इस तरह से फ्लो करेगा। तो करंट की वैल्यू क्या है याद करें, वो तो इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये आर प्लस आर इक्विवेलेंट का मतलब कुछ नहीं, नेट रेजिस्टेंस है, तो सब सीरीज में। इक्विवेलेंट कितना है सर, वो है 4, और आपका आर इक्विवेलेंट कितना है सर, नीचे है 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका 4/12, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 एम्पियर। बहुत इजी से आप इसको लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का, वो सुनो। ये तो मेथड वन है, बहुत इजी मेथड, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं आंसर। इस फॉर्मूले में कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, और फिर भी अगर नहीं पता तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं मेथड टू। और मेथड टू क्या है आपका, मेथड टू है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। तो कैसे लगाते हैं इसको सुनो, मैंने मान लो इस तरह से बना दिया आपका, सुनना कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। ये हो गया 9 ओम, ये हो गया आपका 1 ओम, ये हो गया आपका 8 वोल्ट, ये हो गया आपका 12 वोल्ट, ये हो गया आपका 2 ओम। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करो, तुम्हारा जहां से मानो वहां से फ्लो करो। तुम्हें जहां से करंट डैश मारनी मान लो, तुम्हें कोई नहीं पड़ता, तुम मानना चाहते हो ऐसे तो ये सही है, तुम मानना चाहते हो ऐसे तो ये सही है, पर आखिरी में जो तुम्हारा आंसर, जो तुमने डैश मानी है, अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव में फिर कहते हैं जो डैश तुमने मानी वो गलत है। वैसे भी आप इतना लॉजिक तो लगा ही सकते हो प्यारे बच्चों, कि भाई सर आपका ये बड़ी बैटरी तो करंट इस तरह फ्लो होना चाहिए, तो इस तरह फ्लो होना है, क्यों फालतू का दिमाग लगाना है, जो सही है उसको तो कम से कम लगाओ। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसमें देखो फर्क, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये माइनस होगा प्लस होगा। अब मैं अपना लूप लॉ लगाता हूँ और मैं ऐसे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट करो जहाँ से तुम्हारा मन है। ठीक है, जहाँ से मन है तुम्हारा, तो मैं एक काम करते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इस बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, इससे स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, ये बड़ी ब्लॉक से। जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैंने क्या क्या किया है, ऐड की, मतलब वोल्टेज गेन हुआ है, वोल्टेज गेन को मैं प्लस के साथ लिखता हूँ। आगे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है 8 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप का हमेशा माइनस साथ में। आगे जाता हूँ तो यहाँ पे करंट फ्लो तो कर रहा है, पर करंट की वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या कहूँगा ड्रॉप हो रहा है ना, और ड्रॉप होता तो माइनस आई, और आर वन की वैल्यू क्या है 1 है। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से यहाँ प्लस, यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप का हमेशा माइनस साथ में, यानी माइनस आई इंटू 9 हो जाएगा। आगे की बात करता हूँ, मैं और आगे जाऊंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं आपका माइनस
आई इंटू कितना रेजिस्टेंस 2 है, आगे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर वापस लौट के यहीं पे आ गया, तो जहाँ से लौट के वहीं पे आ गया तो नेट क्या हो गया, ये नेट वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो, ये होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप का केवीएल। यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका 12 माइनस 8 हो जाएगा आपका 4 माइनस 9 10 11 12 12 आई हो गया इज इक्वल टू जीरो, तो 12 आई इज इक्वल टू 4, आई की वैल्यू कर देगी 4/12, आंसर कर जाएगा फिर से 1/3 एम्पीयर। तो तुम्हारा जिससे करने का मन है उससे करो, आंसर सेम आना चाहिए, मुझे उस बात से मतलब है। तुम्हारा जिससे करने का मन है उससे करो, पर आंसर सेम आना चाहिए। केवीएल से करके बता दिया मैंने आपको, और जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उससे भी आपका आंसर आराम से निकल के आएगा, आ गया है। आई होप कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ठीक है, केवीएल के सवाल आए तो आप लोग कर तो सकते हो इससे इतना। चलिए हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं आपका सेल्स इन पैरेलल। नेक्स्ट चीज आपको देखने की कोशिश करते हैं सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो अगर हम सेल्स को आपको क्या लगाते हैं, पैर बड़ी ठंडी हो रही है यार, सेल्स को लगाते हैं पैरेलल में, तो मैंने क्या किया इस पर, ऐसे क्या सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया इस तरह से आपका ये E1, फिर ये आपका ऐसे मान लो ऐसे E2, और सबके अपने अपने ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप, जितने बना सकते हो उतना बना लो, तो फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे में जा रहा हूँ और जाते जाते फिर मैं यहाँ पे nth टाइम पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से मान लो मैंने चीजें बना दी, और इस तरह से ऐसे बहुत सारे बीच बीच में भी है, तो ये हो गया। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, एक बड़ा सा। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने दिया E1 हो गया बेटा, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये ऐसे EN हो गया, इसकी वैल्यू R1 हो गई, इसकी वैल्यू R2 हो गई, इसकी वैल्यू R3 हो गई, इसकी वैल्यू R1 हो गई। तो इसको मुझे रिप्लेस करना है किस चीज से, इसको मुझे रिप्लेस करना है एक रेजिस्टेंस, सिंपल इसको मुझे रिप्लेस करना है आपके एक बैटरी से रिप्लेस करना है, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। बाकी तो जो लोड नीचे लगा होता है उस लोड को मैं सेम टू सेम माने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका R इक्वलेंट, वो जाएगा आपका E इक्वलेंट, और यहाँ पे तो R है। मुझे इसको इससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात अगर आपको पता लगानी है तो वो ये कि यहाँ पे जो R इक्वलेंट होता है, इसको देख के हर बच्चा बता सकता है कि ये जितने भी R हैं ये सब क्या है आपके पैरेलल में लग रहे हैं। जब सब पैरेलल में लगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अच्छे से एप्लीकेबल कर सकते हैं। कैसे लगाओगे, तो आप वो जानते ही होगा, तो 1/R इक्वलेंट वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1/R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और उस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ई इक्वलेंट की, तो ई इक्वलेंट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। तो फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी तो चीज नहीं, फॉर्मूला याद करना है, इस पे याद रखना, क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, आपको पढ़ने भी हैं करने भी। तो क्या हो जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाओ एन टाइम्स तक, डिवाइडेड बाय आप फिर रेजिस्टेंस लिखो नीचे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से करते जाओ। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। सवाल आए हैं बिना इसके भी, ऐसा मैंने नहीं कह रहा कि इनके बिना आप सवाल कर नहीं सकते, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा कि इनके बिना आप सवाल कर नहीं सकते, पर इस तरीके से सवालों को करने की जो क्षमता है वो बड़ी आसान हो जाती है। अगर मान लो मुझे करंट निकालना है, करंट कहाँ होगा सर, करंट जो करंट यहाँ पर है वही करंट तो यहाँ पे भी है। अगर मुझे इस शाखा में करंट निकालना है तो क्या करोगे सर, ये आर इक्वलेंट और ये आर किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, यहाँ से क्या करोगे, ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला देखोगे तुम, वही तो वही सेम टू सेम अभी उनके सामने आपके तैयार हो जाए, वही चीज आपके सामने मतलब तैयार हो गई है, निकालोगे आप उसी तरीके से निकालोगे, कोई नई चीज नहीं करनी है, ना कभी है मैंने, ना आपको करनी है, आपको बड़े इजीली ढंग से आंसर निकालो। थोड़े सवाल से बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसके सवाल अक्सर आपको एग्जाम में कम देखने को मिलते हैं, सवाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं। चलिए सवाल करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे सवाल करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि मान लीजिए ये सब हम नोट वाले किस्से से पिछले बार नोट पॉइंट पढ़े थे, उसी तरह से इस बार नोट पॉइंट देखते हैं। नोट में हमारा क्या है, इफ ऑल सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ, सेम ईएमएफ से मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबकी E1 E2 E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी बराबर हो गई। मान लो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, इस तरह से सबकी वैल्यू को मैंने बराबर ले लिया, E के बराबर ले लिया, एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पोलैरिटी का कोई लोचा नहीं है, तो सब सीरीज में थोड़ा लगे, सीरीज में तो होता है कि भाई एक दूसरे करंट को विरोध करेंगे,
मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ऐसे जाते हुए Rn की वैल्यू क्या है आपने दे दी, R ले ली इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो मैं आपको बात करना चाहता हूँ इस वाले केस में क्या होगा। मान लो मैंने ऐसे बोला कि भाई इस तरह से, मैंने बोला इस तरह से क्या हुआ कि भाई इस तरह से ये E है, ये R है, ऐसे ही फिर ये E है, ये भी R है, ऐसे ही बढ़ता रहा और आखिर में क्या हो गया, यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी R है, इस तरह से nth वाले में भी। ठीक है, ये n टाइम्स हो गया यहाँ पे। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा सर, आर इक्वलेंट मैं जानता हूँ, आर इक्वलेंट तो हर बच्चा जानता है। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी आपको अच्छे से, कि मान लीजिए आपका क्या होता है कि अगर आपका एक रेजिस्टेंस आर ऐसे लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस आर ऐसे लगा है, तो यहाँ का आर इक्वलेंट का निकल क्या आता है, यहाँ का आर इक्वलेंट क्या आता है, आर बाई टू, मतलब ऐसे आधा हो जाता है। अगर ऐसे ही आपके एन रेजिस्टेंस लगे हैं, ऐसे ही आपके एन रेजिस्टेंस लगे हैं, उनमें आपको निकालना है आर इक्वलेंट, तो वो क्या हो जाता है, आर बाय एन हो जाता है। तो उसी तरह देखो ये सारे सारे रेजिस्टेंस ये सब किसमें आपके पैरेलल में, तो आर इक्वलेंट इस केस में क्या निकल जाएगा आपका, आर बाय एन निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि सवाल में आपसे पूछा गया कि ई इक्वलेंट क्या निकल के आएगा, तो ई इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या था, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस कर था, सब सेम है, तो ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर कितने टाइम्स, ये हो जाएगा आपका एन टाइम्स, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस, ठीक है, क्योंकि सबके सब आर बराबर है तो सबको 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर प्लस कर सकते हो, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो यहाँ से जब तुम्हें ई इक्वलेंट निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, सिंपल ई हो जाएगा एन ई बाय आर, नीचे क्या हो जाएगा एन 1 बाय आर, देख रहे हो कितने मजेदार चीज निकल के आएगी, सब काट दो तो तुम्हारा ई इक्वलेंट किसके बराबर निकल जाएगा, ई के ही बराबर निकल जाएगा। मतलब अगर सारे के सारे सेल का ई मैक्स सेम है, सबका इंटरनल सेम है, तो उस टाइम क्या होगा आपका, इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के आप सिंपल सिंपल एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, जिसके ई इक्वलिटी की वैल्यू क्या होगी, ई ही होगी, और आर इक्वलेंट की वैल्यू आपकी आर बाय एन होगी, और यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है आर का। तो इस केस में अगर आपको करंट निकालने के लिए पूछा जाए, इसके केस में अगर आपको करंट निकालने के लिए पूछा तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों तो सीरीज में है, तो ई डिवाइडेड बाय आपका आर अपॉन आर प्लस एन। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आई होप कि ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, उसके बाद ये टॉपिक एंड होगा। लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन कहाँ है पहले। और बताओ कुछ, अब हम दो तरह के स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका इस तरह से कि भाई ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, यहाँ 4 ओम का है, ये बैटरी से रिलेटेड नहीं है, अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। समझना है, सवाल एग्जाम में पूछे गए कई बार, तो आपको वो ध्यान देना है। सवाल है इफ पावर डिसिपेटेड, पावर के फॉर्मूले तो याद है ना गधेड़ों, इफ पावर डिसिपेटेड इन 5 ohm is 20 watt, then find the power dissipated in 4 ohm resistance। समझो सवाल, बहुत अच्छा सवाल, सुनो सवाल बैटरी ड्रॉ सुनो। तब मैं बोल रहा हूँ कि सवाल को करना कैसे है। तो भाई सवाल में ये बोल रखा है जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कितनी पावर है, इसके अंदर पावर है तुम्हारी 25 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट दे रखी है। सवाल बोलता है बताओ कि इसके अंदर कितनी पावर का खर्चा होगा। तो कैसे करेंगे सवाल को, सुनो। अब इन दोनों फर्क क्या है, ये दोनों फर्क ये है कि दोनों आपके अलग अलग, एक ये दोनों एक दूसरे पैरेलल होते हैं। तो अब करंट यहाँ से आई ऐसे आएगा तो यहाँ पे आई वन जाएगा, यहाँ पे आई टू जाएगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आई वन है तो यहाँ पे भी आई वन ही होगा। अब पावर के 3 फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया था, एक पढ़ाया था वी आई पढ़ाया था, एक वी स्क्वायर बाय आर पढ़ाया था, और तीसरा पढ़ाया था आपको आई स्क्वायर आर पढ़ाया था। तो पावर के मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं। अब सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कौन से फॉर्मूले को यूज करना है, कौन से को यूज नहीं करना। तो सुनो, अगर आपके रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल कनेक्शन में होंगे, और रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कनेक्शन होंगे, तो वहां पे क्या सेम रहता है, वहां पे वी आपका सेम रहता है। अगर वी सेम रहता है तो उस केस में आप पावर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला, उससे फायदा होगा सॉल्व करने में। और यहाँ से आपको क्या है जाएगा, पावर जो कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जाएगी। लेकिन अगर आपका जो कनेक्टेड कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्टेड है, और आपका जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में आपका आई क्या होता है, आई सेम होता है।
उसमें किस में क्या होता है, आपका आई सेम होता है। अगर आपका आई सेम होगा तो पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आई स्क्वायर आर यूज करना है आपको। इसके हिसाब से तुम देखोगे तो पावर क्या होता है आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि पावर आपके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तुम देखोगे, ध्यान दोगे अच्छे से, तो दोनों के उल्टे उल्टे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, दोनों क्या निकल के आ रहे हैं, उल्टे रिजल्ट। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, तुम्हारा आंसर में जो भी तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा आंसर में कि अगर पैरेलल कनेक्शन है या फिर अगर बी सेम है तो फिर आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका सीरीज कनेक्शन है या मैं बोलूँ करंट सेम है तो उस टाइम पे आपका पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पी जो है वो आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन दैट यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अब बात करते हैं लौट के आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे मैं बोलूंगा सर क्या करूं इस क्वेश्चन में, मुझे भी समझाओ। देखो 6 ओम और 4 ओम दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में है। तो जब आप इन दोनों के सीरीज में होते हुए सवाल फॉर्मूला लगाते तो आप आई स्क्वायर आर लगाते। पर दिक्कत ये 5 ओम 6 ओम 4 ओम ये थोड़ा सा अजीब से हैं, थोड़ा सा आपको किसमें पैरेलल में होते तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, वी स्क्वायर बाय आर। पर ये परफेक्टली पैरेलल में नहीं है, 4 और 5 परफेक्टली पैरेलल में नहीं, क्योंकि 4 के साथ 6 भी रखा है। सबसे अच्छा काम क्या करो, पहले तो 6 और 4 को एक साथ बना दो। 6 और 4 को मैंने क्या कर दिया, एक बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में तो दोनों को जोड़ देंगे। और नीचे क्या हो गया 5 ओम हो गया, नीचे क्या होगा 5 ओम का। अब तुम क्या बोलोगे सर 10 ओम और 5 ओम क्या है आपके, 10 तो मेरा काम क्या है आई वन निकालना है। तुम क्या बोलोगे सर 5 और 10 ओम और 5 ओम क्या है, 10 ओम और 5 ओम में आपके पैरेलल में। जब पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पे आपका अगर आई वन है तो यहाँ पे आपका आई टू है। पैरेलल में जब होते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। तो मैं इससे क्या बोलूंगा सर, देखिए आपका पावर इन 5 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे वी स्क्वायर का तो वी स्क्वायर जाएगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और दिक्कत ये है कि वी फाइव पी फाइव की वैल्यू आपको दे रखी है 20, इसकी जगह पे क्या रहता होगा 20। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 20 इंटू 5, जो कि होता है आपका 100। यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल के आ जाएगी 10। अब मैं क्या जानता हूँ कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में v सेम रहता है। अगर इसके ऊपर आपका v 20 था तो इन इसके ऊपर भी क्या रहेगा आपका 20 ही रहेगा। पर 20 का मतलब ये नहीं है कि 6 के ऊपर 20 होगा, 4 के ऊपर 20, क्योंकि अब तुम इसके बारे में बात करो। अब जो तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए, वो सारा फोकस तुम्हारा इसके ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बोला सर, इस ये जो स्टार्टिंग में हुआ करता था वो कैसा था आपका, ये 6 ओम था और ये 4 ओम था, ठीक है। अब इसके ऊपर नेट, इसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप है, वो है 20 वोल्ट का। तो 20 नीचे तो ऊपर भी 20 वोल्ट होना चाहिए। अगर 20 वोल्ट है, अब मैं क्या बोलूंगा सर, अब मैं ये बोलूंगा अच्छे से, अब मैं ये बोलूंगा अच्छे से बात की सर, अब दोनों मुझे सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, और जब भी सीरीज में होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पर इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले आपको आई पता होना जरूरी है। आई कैसे निकालोगे सर, ये है वी, आई इज इक्वल क्या होता है, वी अपॉन आर इक्वल हो जाएगा। सीरीज में आपका दोनों का सम क्या है 10 है, तो v कितना है 10 अपॉन 10, 2 एम्पेयर निकल जाएगा। मतलब इसके अंदर जो करंट जाने वाला है वो कितने का है आपका, वो 2 एम्पेयर का है। अब तो सवाल सेम है, तो सीरीज में फॉर्मूला यूज करके आप आई स्क्वायर आर, तो पावर इन 4 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आई स्क्वायर आर। इसका कौन सा आर, 4 वाला आर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 इंटू उसकी 4 वैल्यू, यानी 4 टू जा 8 टू जा 16 वॉट हो जाएगा आपका आंसर। योर आंसर विल बी 16 वॉट, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, कुछ भी कोई दिक्कत हो जल्दी से बताओ, किसी को कहीं भी कोई भी। इसमें सवाल में थोड़ी गलती करी है, वी की वैल्यू 10 निकल के आई ना रे, मैंने यहाँ पे 20 कैसे रख दिया, यहाँ पे 10 रखा, 10 रखा था, ये 10 होगा तो ये 10 होगा, ये 10 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 10 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, ये 10 होगा, यहाँ से क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, चीज कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1 एम्पेयर, तो यहाँ नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 1 इंटू 1 होगा 4, तुम्हारा आंसर 4 निकल के आएगा। तो मुझे लगा था यार इतना बड़ा आंसर कैसे निकल, 16 तो आ ही नहीं सकता कभी। नीचे अगर 20 है, कि अगर 20 है तो 4 की वैल्यू 4 आपकी 20, 16 तो इतनी बड़ी वैल्यू जा नहीं सकती कभी, ठीक है। अब समझ में आना चाहिए, मैंने कुछ नहीं, जो आपको समझाया था मेथड जो समझाया ना, मेथड सेम टू सेम है, मेथड में कोई परेशानी नहीं है, बस गलत मैंने वैल्यू गलती से पुटअप कर ली थी यहाँ पे। चलिए इससे आके फिर एक काम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज क्लास का, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आपका, उसके बाद फिर हम आपका क्लास को ऑफ करेंगे। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन जो है आपका नीट में पूछा गया, आईआईटी में पूछा गया, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि मान लीजिए आपके यहाँ पे बल्ब है, बल्ब वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपके बल्ब लगा दिए मैंने,
ये बल्ब है, ये बल्ब है, जैसा भी बहुत गंदा बल्ब है, अच्छा बल्ब है तो मुझसे मतलब नहीं है, तो मैं कौन सा मैं अपने घर में लगाने नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बल्ब हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका इस तरह से बैटरी लगा दी। ये वी की बैटरी है, वी नाम की बैटरी मस्त वाली। और देखो सवाल में क्या बोल रखा है, सवाल में बता रखा है ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। बहुत ही प्यारा सवाल। ऐसे सवालों को पता है सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है, पर अगर आप दिमाग से भी करो ना तो बहुत जल्दी सवाल सॉल्व होते हैं। ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। देन अरेंज them in increasing arrange them in increasing order of brightness। ठीक है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। बोल रहा है कि भाई सब आपको इस तरह सर्किट दिया है, बोला है कि भाई ऐसे ऐसे है, बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस में रखो। तो पहली बात तो जब भी सवाल आते हैं ना ब्राइटनेस सवाल आते हैं एग्जाम ब्राइटनेस के, तो ब्राइटनेस समझ जाओ कि ब्राइटनेस के लिए आपको कहना चाह रहा है पावर कहना चाह रहा है। तो आप अगर आपसे बोला ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, तो एक तरह से आपसे बोलना चाह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर बतानी, कितना कितनी पावर मिल रही है। तो पावर के लिए मैंने आपको एक तरीका क्या बताया, पावर के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया क्या, वो ये कि आपका अगर सीरीज में होता है, अगर आपका सीरीज में होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अगर सीरीज में होता है कोई भी रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस है ना, तो इस पे इसको आर मान लो, इसको आर मान लो, इसको आर मान लो, ठीक है, इसको आर। अच्छा तो नाम तो मैंने आपको दिए नहीं, तो मैं नाम देता हूँ पहले। तो मान लो ये आपको दे रखा है सवाल के हिसाब से, ये 1 है, ये 2 है, और आपका ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है। इस तरह से आपको नाम दे रखे हैं कि आपको इस नाम को यूज करना कुछ नहीं। मैंने सबके सब आर आ रहे हैं, तो भाई अगर मुझे कोई भी जो भी दो बार मुझे कोई भी अगर मुझे सीरीज में दिख जाए, कोई भी चीज जो मुझे सीरीज में दिखेगी, ठीक है, तो उनके लिए मुझे पावर का बारे में सोचना होगा कैसे, उनको मुझे सोचना होगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर कोई भी चीज मुझे पैरेलल में दिखाई देती, कोई भी चीज मुझे पैरेलल में दिखाई देती, तो मैं उसको पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर से सोचूंगा। अगर सर ऐसा कुछ हो गया, अगर ऐसा कुछ हो गया कि सीरीज भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया, अगर कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया, तब तुम चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर दोनों सेम आएगा। चाहे तुम इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर सेम आएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। चलो करने की कोशिश करते हैं। पहले बात तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सब ऑप्शन के साथ आएंगे, तो पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला कि सब आर बराबर है, तो पहली बात 1 और 2 किसमें है, 1 एंड 2 आर इन सीरीज, 1 एंड 2 आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाओगे। अब अच्छी बात क्या है कि सर 1 और 2 क्योंकि सीरीज में है, तो आपका I1 और I2 क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि आपके R1 और R2 भी क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये भी इक्वल है, तो साफ सी बात है सर I भी बराबर R भी बराबर, यानी P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। P1 और क्या होता है, P1 और P2 क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2, ये कहाँ से आएगा, किसकी बात कर रही थी, ठीक इसी सवाल की बात कर रही हो, पिछले वाली कर रही हो, ठीक है। तो देखो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा I इज इक्वल टू सॉरी, ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। पहली बात तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करना किस किस ऑप्शन में आपका P1 और P2 बराबर नहीं है, जिसमें बराबर नहीं है वो उसको काट दो, तो मेरी गारंटी एक और एक ऑप्शन तो पक्का आपका कटेगा। फिर एक काम करते हैं, बाहर में जाए आपका 1 और 2, यहाँ से इतना तो पक्का है कि यहाँ से करंट क्या है, यहाँ से करंट आपका आई होगा, यहाँ पे करंट आपका आई होगा, फिर वो करंट बटेगा, वो यहाँ पे कुछ आई इसको इसको कुछ मान लो आई ए बोल लो, और इसको मान लो आई बी बोल लो। तो इतना तो पता है, इतना तो पता है कि 3 एंड 4 भी क्या है, आपके सीरीज में। मैं ये नहीं बोला कि उनमें आपका करंट जो है वो इसके बराबर होगा, तो इतना पक्का है कि 3 और 4 भी किसमें, सीरीज में, ठीक है। अगर 3 और 4 सीरीज में है, तो उनके अंदर का जो करंट होगा I3 और I4 वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे इन फ्यूचर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मैं क्योंकि सारे बल्ब आइडेंटिकल है, तो R3 और R4 की वैल्यू भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से तुम ये बात भी साफ साफ कह पाओगे बड़े आराम से कि भाई सर P3 की वैल्यू भी क्या होगी, P4 के बराबर होगी। वापस से ऑप्शन चेक करना, जिस भी ऑप्शन में आपको P3 P4 बराबर ना हो उसको उड़ा देना। इसका इससे क्या होगा, कम से कम तुम्हारे दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। अगर तुम तुक्का मार के भी आना चाहते हो, तो कम से कम तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी जो है अच्छी होगी तुम्हारे पास में, कि भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन तो ऐसे मिल गए, इनमें तो तुक्का नहीं मारना मुझे, बाकी मैं देख लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में एक बार कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, सुनना ध्यान से। इन दोनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ ना कंपेरिजन मिलेगा। तो सुनो कैसे,
सर देखिए, अगर मैं इसकी ये तो देखो है दोनों बराबर, पर इसकी जो भी वैल्यू आने वाली है, क्या वो आई स्क्वायर आर होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पे जो वैल्यू निकालता हूँ तो वो भी क्या होगी? आई स्क्वायर आर ही होगी। पर दिक्कत ये है, यहाँ पे मैं आई वन वाला लिखूंगा और यहाँ में आई, और ये आई टोटल वाला लिखा, जो ऊपर आई है ये आई टोटल है, टोटल जो घुस रहा है। लेकिन ये जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो घुस रहा है ना, ये कौन सा है? ये आपका आई बी है। ये आपका क्या है? आई बी। इतना तो पक्का है कि सर आई बी की जो वैल्यू है वो आपका आई से छोटी होगी ना। इतना तो पक्का है ना मेरे प्यारे बच्चों कि जो आई की बी की वैल्यू आई से छोटी होगी। क्यों होगी सर? यहाँ पे आई हुआ करता था, फिर ऊपर आई ए चला गया आई बी, तो ये बढ़ गया ना, तो आई बी की वैल्यू आई से तो कम होगी। अगर आई, देखो अब इन दोनों पॉइंट को कंपेयर करो सर, ये आर और ये आर सेम है, पर आई टोटल आई टू इससे ज्यादा है आई बी से। इसका मतलब अगर मैं इसको पी वन बोल दूं और इसको मैं पी थ्री बोल दूं, तो इतनी गारंटी है ना कि सर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि पी थ्री की वैल्यू क्या होगी आपकी? पी वन से कम होगी। आई की नहीं, यही बात समझ जल्दी बोल रहा हूँ, क्या पी थ्री की वैल्यू क्या होगी? पी थ्री से कम। तो इतना तो पक्का इतनी बातें समझ आ रही है सर, पी वन और पी टू बराबर है, और इन दोनों की वैल्यू किससे बड़ी है? P3 और P4 बराबर है, इससे बड़ी है। तो एक ऑप्शन चेक करना, एक ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा। अगर ये ना मिले, ठीक है, तो उस ऑप्शन को काट देना। क्या पता तीसरा ऑप्शन कट जाए तो आपके पास एक ही आंसर बचेगा, आप सीधा आंसर मार के आ जाना, दिमाग में लगाना। लेकिन अगर मान लो दो ऑप्शन जो बचे उनमें आपके यही दोनों दिख जाए, तब आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बचा क्या है? तो देखो मैंने वन की बात करी, टू की बात करी, थ्री की बात करी, फोर की, अब बात करता हूँ सारी सारी फाइव के बारे में। अब सुनना, दिमाग लगा फाइव के बारे में। यही पे सारा खेल खत्म है। मुझे 5 को कंपेयर करना है किस किस के साथ? मुझे 5 को 3 4 के साथ भी कंपेयर करना है कि 3 4 से बड़ा है या छोटा है, और फिर मुझे उसे 1 और 2 के साथ भी कंपेयर करना है कि वो उनसे बड़ा है या छोटा है। एक अगर मैं उनको 1 और 2 के साथ में कंपेयर करूँ तो वही चीज, वही रूल मैं यहाँ पे भी तो अप्लाई कर सकता हूँ। सर अगर मैं 5 में देखना चाहता हूँ, देखो ये सारे सवाल ना कैलकुलेशन के नहीं है, लॉजिक के। अगर मैं बात करना चाहता हूँ 5 की, तो 5 में जो फॉर्मूला है, देखो 5 में 5 अकेला पड़ा हुआ है, तो तुम इसमें कोई फॉर्म लगा दो, वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो, चाहे तुम इसमें लगा दो अपना आई स्क्वायर, पर वी स्क्वायर आर अपॉन आर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो वी है ना, ये हर जगह बट रहा है, यहाँ भी बटा होगा, उसके बाद फिर इन दोनों पे बटा होगा, सब बहुत सारा बटा होगा। तो आपको कोई फॉर्मूला दो इतना, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा सर? इसके अंदर करंट कितना गया? आई ए गया, आई ए स्क्वायर आर। तो 5 में करंट कितना गया? आई ए, इसके ऊपर आर रेजिस्टेंस है, तो इसका पावर कितना होगी? आई ए स्क्वायर आर। सर मैं इतना भी जानता हूँ कि आई ए की वैल्यू क्या है? वो आई टोटल से तो कम है। इसी तरह से आई ए की वैल्यू जो है, क्योंकि आई ए तो क्या है, इसका टूट के ऊपर गया है, तो आई ए की वैल्यू आई से कम है। इसका 100% मतलब सर देखो इधर, सर इसकी वैल्यू आई स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू आई ए स्क्वायर आर, आई ए की वैल्यू आई से कम है, तो इसका मतलब इतना आप कि पी फाइव की वैल्यू ना सर, वो आपकी पी वन से क्या है? पी वन से कम है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई, ये तो सबसे ज्यादा है, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल दिया, तो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अब P3 ज्यादा है कि नहीं है P5 से, या P3 कम है P5 से, उस पर आपके अटक जाएगी सारी बात। तो वो कैसे पता लगाएंगे? ध्यान दो, मैं क्या बोलूंगा सर, देखिए अब मेरा सवाल यहाँ पे लौट के आ चुका है, अब मेरा सवाल यहाँ पे लौट के आ चुका है। ठीक है, जब यहाँ पे लौट के आ चुका है, तो जिसमें जिसमें आपका आई ज्यादा होगा, जिसमें आई ज्यादा होगा, क्या उसका आपका पावर ज्यादा होगी? अगर आई ए की वैल्यू देखो, पावर क्या है? आई ए स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे पावर क्या है? आई बी स्क्वायर अपॉन आर। जिसमें आई ज्यादा होगा वही आपकी पावर ज्यादा होगी। अब मान लो तुमसे एक सवाल पूछूं मैं सिंपल सा, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक इस तरफ से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये चीज मैं पहले समझा चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ लॉजिक से। ये याद है मैंने आपको बताई थी एक बात, करंट हमेशा उस रास्ते से जाने की कोशिश करता है जहाँ पे उसको कम प्रतिरोध मिलता है, कम गतिरोध मिलता है, कम रेजिस्टेंस मिलता है। जाएगा तो दोनों तरफ से, पर ज्यादा कहाँ से जाएगा? जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगा। कम रेजिस्टेंस ऊपर है, तो यहाँ पे अगर आई ए है, सॉरी, और यहाँ पे अगर आई बी है, ऊपर अगर आई ए है और नीचे अगर आई बी है, तो मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आई ए की वैल्यू क्या होगी? आई बी से ज्यादा होगी, बिकॉज नीचे ज्यादा रेजिस्टेंस है, नीचे ज्यादा रोक है, तो नीचे कम करंट जाएगा, ऊपर कम रोक है तो ज्यादा करंट जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, जहां कम रेजिस्टेंस होता है वहां से आपका करंट पास करने की कोशिश करता है। तो लौट के आ जाओ पीछे वाले सवाल पर, इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे। मैं क्या बोलूंगा सर, देखिए ऊपर आपका क्या है? रेजिस्टेंस एक है, नीचे कितने रेजिस्टेंस? दो रेजिस्टेंस है। इतना मतलब, इसका मतलब पक्का पक्का पक्का, इसका मतलब 100% आई ए की वैल्यू क्या होगी आपकी? आई बी से ज्यादा होगी। अगर ऐसा हो गया तो अब सारा लॉजिक यहाँ पे आ गया।
सर P5 की वैल्यू क्या है? सर P5 की वैल्यू है आई ए स्क्वायर आर। सर P3 की वैल्यू क्या है? सर वो है आई बी स्क्वायर आर, क्योंकि आर आर सेम है और आई बी से बड़ा है, तो 100% आपका P5 क्या होगा? वो आपका P3 से बड़ा होगा। अच्छी बात क्या थी कि सर P3 और P4 क्या आपके बराबर हैं, तो ये P3 और P4 बराबर लिखता हूँ। अब यहाँ पे लौट के आओ, मैंने आपको पहले समझा दिया कि P1 और P2 सबसे बड़े हैं, P1 और P2 सबसे बड़े हैं, तो उनसे छोटा कौन होगा? P5 होगा, और उनसे भी छोटा क्या होगा? P3 और P4 होगा। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला। जल्दी से बता दो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर कुछ भी दिक्कत हो गई है ना, तो या तो अभी पूछ लो या फिर प्लीज वीडियो जरूर देखना, प्लीज, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सवाल। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है ये। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा हार्ड सवाल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। हार्ड बोलना तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बोलना कि भाई आप तो फिजिक्स पढ़ने नहीं आए थे तो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। पर लॉजिक है, हर बात को लॉजिकली देखो, हर बात को। मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करता हूँ एग्जाम में। मैं क्या, जो बच्चे अच्छे से पढ़ के आए ना, वो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करेंगे। ये आपको मैंने पेन उठा के बस आपको पेज देखो, हर चीज को मैंने बस लिख दिया, जो जो चीज मैंने बोली है ना, वो मैंने लिख दिया आपके सामने बस। बाकी क्वेश्चन आप तो करके आ जाएगा। आई होप कि हर किसी को ये समझ में आया होगा। आया ना अच्छे समझ में? चलिए, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों अपन इतना ही मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लास थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग होगी। हम उसमें पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट सर्किट डायग्राम बोर्ड में डिफरेंट सर्किट बन रहे हैं। इसमें क्या होगा कि पैरेलल प्लस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन होंगे आपके। ठीक है, पैरेलल प्लस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन देखेंगे, कुछ सवाल करेंगे, बहुत सवाल आते हैं इसके एग्जाम में। दूसरा हम देखेंगे आपका व्हीट स्टोन ब्रिज देखेंगे। दूसरा अपन देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, बहुत सारे अपन वो देखने वाले हैं, अलग अलग सर्किट डायग्राम। व्हीट स्टोन ब्रिज देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे आपका कुछ अजीब अजीब से कुछ, ये मान लो एक्स्ट्रा डायग्राम्स है, कुछ सिमेट्री वाले डायग्राम्स होते हैं, कुछ कुछ सिमेट्री वाले डायग्राम्स होते हैं, तो वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आई होप कि आज की क्लास हर बच्चों को अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ भी रहा होगा पढ़ने में, इलेक्ट्रिसिटी को। देखो, मैं मानता हूँ कि आजकल थोड़ी सी क्लास मेरी थोड़ी सी वैसी हो रही है, अजीब अजीब तरीके से, बिकॉज थोड़ा सा ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। प्लस अब बाकी लोग तो आप जानते ही हो कि क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, जो पर्सनल चीजें चल रही है वो तो है क्या, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे हो रही है, पर मैं आई विल ट्राई कि वो जल्दी से बैलेंस आउट हो जाए और अपन फिर रेगुलर पे वापस आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर भी वापस आ जाए। बाकी आप लोग थोड़ा सा बस साथ देते रहना। ठीक है, और आज के लिए फिर अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल